मधुर मनोहारी है हिंदी भाषा प्यारी है। मधुर मधुर मनोहारी है हिंदी भाषा प्यारी है। अद्भुत शान हमारी है अपनी हिंदी प्यारी है। जी हाँ, आज 14 सितंबर है और कार्यक्रम वागधारा में आप सबका स्वागत है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। तत्कालीन जब हिंदी भाषा को राजभाषा के लिए प्रयास किया गया, उस वक्त के जो मूर्धन्य साहित्यकार थे उन्होंने निरंतर प्रयास किया कि किस तरह से हम अपनी हिंदी भाषा को राजभाषा बनाएं और राष्ट्र की भाषा बनाएं। इसके लिए प्रयास किया और आप भी स्वयं अनुभूत करते हैं कि जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो हमारी जो अभिव्यक्ति होती है वो स्पष्ट होती है। हम अपने सभी भावों को एकात्मक रूप से, स्पष्ट रूप से दूसरों के आगे रखते हैं और यही प्रयास भी होना चाहिए और निरंतर वो प्रयास चल रहा है। आज के इस कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय चेतना व अस्मिता का प्रतीक हिंदी, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर, जो कि निदेशक व सह आचार्य हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में हैं और लगभग 22 वर्षों तक आपने हिमाचल प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में हिंदी भाषा और साहित्य को पढ़ाया है। बहुत बड़े बड़े पुरस्कार आपके नाम हैं जो कि आपको शोध कार्य को लेकर मिले हैं। डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर जी, आपका वागधार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आज का विषय है और सुअवसर है, क्योंकि हिंदी दिवस है, हम बराबर जो हैं जब भी अपने विचारों को हिंदी भाषा में प्रकट करते हैं तो मूलतः हमें गर्व अनुभूत होता है। और आज के विषय को लेकर, जैसे कि राष्ट्रीय चेतना व अस्मिता का प्रतीक हिंदी, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय चेतना में हिंदी भाषा का क्या महत्व है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, विशेष करके इस पावन अवसर पर, इस पुनीत दिन में जो हमारा हिंदी दिवस है, जिसे पूरा देश आज मना रहा है। सब शैक्षणिक संस्थान अपने अपने स्तर पर हिंदी दिवस को आयोजित कर रहे हैं जी। प्रत्येक राष्ट्र की एक अपनी अस्मिता होती है, एक अपनी पहचान होती है। संसार का कोई भी देश, चाहे वो किसी भी शिखर को स्पर्श क्यों न कर गया हो जी, जब तक उसकी अपनी भाषा नहीं होती, राष्ट्र की अपनी भाषा नहीं होती, तब तक वो अपने विकास के भवन को तैयार नहीं कर सकता। तो राष्ट्रीय चेतना में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भाषा हमारे भीतर से निकलती है, जहाँ से हम अपने आप को एक ममत्व की दृष्टि से उस भाषा को जोड़ते हैं। जब तक भाषा, राष्ट्र और व्यक्ति और समाज में ममत्व की भावना नहीं होगी, तब तक राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता, उसकी अस्मिता नहीं बन सकती। और हिंदी हमारे देश की एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती है। मुझे लगता है कि देश की अस्मिता के लिए, विशेष करके माँ भारती की अस्मिता के लिए, जो प्रदेय, जो अवदान, जो भूमिका हिंदी की है, वो अपने आप में अनूठी है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिंदी को जब भी हमने श्रेष्ठता के लिए, जैसे भी जब भी विद्वानों ने, साहित्यकारों ने प्रयास किया, जैसे कि बड़े बड़े विचारकों का मत है, जिस देश की अपनी भाषा ना हो वह देश वास्तव में गूंगा है। विवेकानंद की ये विचार, ऐसे कई विचारकों ने अपने अपने विचार में हिंदी को बहुत श्रेष्ठता दी है। और राष्ट्र और देश की अस्मिता में हिंदी भाषा को आप कैसे देखते हैं? जैसा कि पहले भी जो हमने बातचीत किया, प्रश्न में किया कि देखिए, भारत एक बहुरंगी देश है। पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, यहाँ अनेक संस्कृतियाँ हमारे पास हैं जिनसे हम अपने को आगे बढ़ाते हैं जी। और उन संस्कृतियों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम कोई है तो वो भाषा है। अब प्रश्न उठता, भाषा कौन सी हो? कौन सी? पूर्व पूर्व में कुछ अलग भाषाएं बोली जाती है, दक्षिण में अलग बोली जाती है, और उत्तर और आपका पश्चिम में अलग बोली जाती हैं। तो जो हमारा पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण है, कहने का मतलब है कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर के पूर्वोत्तर तक के जो हमारे राज्य हैं जी, विविध संस्कृतियों का देश हमारा है। विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं। एक भाषा और साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते जो मुझे आभास है, जो मुझे बोध है कि 1600 बोलियां हमारे देश में बोली जाती हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो 1600 बोलियों के शब्दों को अपने भीतर सहेजे हुए हैं।
और ऐसे शब्द हैं, पूर्वोत्तर के भी समझ सकते हैं, दक्षिण के भी समझ सकते हैं, उत्तर के भी समझ सकते हैं और पश्चिम के भी समझ सकते हैं जी। जब राष्ट्र चेतना की बात आती है, जब हम अपनी संस्कृति को पूर्व से लेकर के पश्चिम तक पहुंचाते हैं, तो वहाँ यदि हम हिंदी से अब उस संस्कृति की उस विशेषता को प्रकट करते हैं, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति समझता भी है और आत्मसात भी करता है और एक ममत्व की दृष्टि से उस भाषा को अपने के साथ जोड़ करके वहाँ अपनत्व की भावना से देश को एक अलग रूप में देखता है, एक ममत्व की भावना के साथ माँ के रूप में देखता है। तो राष्ट्र की अस्मिता में जो हिंदी है, विशेष करके चाहे उसमें हमारा लोक रीति हो, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे हमारे जीवन पद्धति हो, उसको प्रकट करने का यदि कोई सशक्त माध्यम है, तो मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी, आज के इस 21वीं सदी के जो दूसरा दशक हमारा चल रहा है, यहाँ भी हिंदी उतनी ही प्रासंगिक है जहाँ से हिंदी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। बिल्कुल। तो चेतना और राष्ट्र में भाषा का क्या मतलब अहम योगदान रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। जिस तरह से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, उसी तरह से राष्ट्र के भीतर भी एक चित्त है जी। वह चित्त है, जब हम अपने राष्ट्र को माँ के नाम से पुकारते हैं तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है जी। और ये जो रोम रोम खड़े होने का जो भाव है, ये चित्त है और यही चेतना है। और इसको हम कभी कभी चित्ती भी कहते हैं दर्शन के क्षेत्र में। जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं और वहाँ हम अपने आप को कुछ कर गुजरने के लिए हम वहाँ कटिबद्ध हो जाते हैं दायित्व की भावना से, ये जो दायित्व की भावना है और ये जो निष्ठा की भावना है और ये जो कर्तव्यबोध की भावना है, ये चेतना है। और जिस राष्ट्र की चेतना नहीं होती वो राष्ट्र देर तक नहीं रह सकता। आपने संसार के बहुत सारे राष्ट्र देखे होंगे जिनकी अपनी एक प्राचीनतम संस्कृति रही है, चाहे मिस्र है, चाहे रोम है, ऐसे अनेक देश हैं जिनकी अपनी संस्कृति थी, पर चेतना धूमिल हो गई, भाषा धूमिल हो गई, राष्ट्र निस्तेनाबूत हो गए, ध्वस्त हो गए। हमारा देश एक ऐसा देश है, सनातन संस्कृति और सनातन भाषा को अपने में सहेजे हुए हैं। अनेक आतताई आए, अनेक योद्धा आए, फिर भी देश जीवित है। इसके पीछे कारण है राष्ट्र की चित्ती और राष्ट्र की चेतना, और उस चेतना के साथ जुड़ी हमारी भाषा, संस्कृत, और संस्कृत से आगे की यात्रा में पहुंची हिंदी। अब जो प्रश्न सामने दिख रहा है और हम पूरे देश का जब आकलन करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, जैसे कि आपने चेतना को हमारे अपने चेतन से जोड़ा है, और बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसका एक विशाल अर्थ है। तो भाषिक दृष्टि से आप देश को कैसे देखते हैं? भाषिक दृष्टि से यदि हम राजभाषा आयोग को देखें जी, या फिर हम राजभाषा अधिनियम को देखें, तो संविधान में ये बिल्कुल उस वक्त 49 से लेकर आज तक की जो अनवरत यात्रा हिंदी भाषा की रही है जी। और हिंदी भाषा जब यात्रा में शुरू हुई तो ये 10वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। कहने का मतलब है कि हिंदी भाषा का जो एक इतिहास है वो 1200-1300 वर्षों का है। उससे पहले भी भाषाएं रही, क्योंकि परिवर्तित होती रही। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता गया वैसे वैसे उसमें परिवर्तन होता गया। स्वतंत्रता के बाद विशेष करके 49 से आज तक, कहने का अर्थ है कि 73 वर्षों में 73 वर्षों की जो यात्रा इस हिंदी भाषा की रही है, इसमें हम अपने देश को 3 भागों में देखते हैं। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ केवल हिंदी, जिसको हम हिंदी पट्टी कहते हैं, जिसमें हमारे जो पूर्वोत्तर के, हमारे जो उत्तर के जो हमारे राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, ये जो प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये क क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पूरी तरह से हिंदी बोली, समझी, और कह सकते हैं कि हिंदी में ही सब चीज़ें की जाती है, क्रियाकलाप किए जाते हैं। और दूसरा जो भाग हमारे देश का वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, निकोबार है, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ हिंदी के साथ साथ अपनी भाषा का भी महत्व है। तीसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो एक संस्कृति का सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं अजायब घर है, वो हमारा दक्षिण, जो संस्कृत भाषा का एक सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं आप, कोश है वो। संस्कृत का उन्नयन और संस्कृत का सबसे बड़ा सुदृढ़ शब्दकोश यदि कहीं है तो वो दक्षिण में है। तो वहाँ दक्षिण की किसी भी भाषा को हम ले तो वहाँ संस्कृत के शब्द हम अधिक पाते हैं। तो ये जो 3 वर्ग जो है, जो 3 क्षेत्र हमने भाषिक दृष्टि से अपने देश को रखा है, एक वर्ग में रखा है, तो वहाँ एक चीज़ रहती है कि यदि हम संस्कृत के साथ उत्तर को भी जोड़ें
दक्षिण को भी जोड़ें, पूर्व को भी जोड़ें, पश्चिम को भी जोड़ें, तो हमारा देश एक सशक्त भाषिक रूप में आगे आ सकता है। और जिस तरह से विश्व को शिक्षा देने का प्रयास, विश्व को प्रकाश देने का प्रयास भारतवर्ष ने किया है भाषा के माध्यम से, और वो भी संस्कृत भाषा के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि जो संस्कृत आधार है हिंदी भाषा की, उन संस्कृत भाषा के शब्दों को यदि हम भाषिक दृष्टि से हिंदी में अपनाने का प्रयत्न करें, विशेष करके अरबी फारसी शब्दों को छोड़ करके संस्कृत के आसान शब्दों को हम जोड़ें, उससे हम पूरे देश को एकमेव करें, एकात्म करें, और एकात्म मानवभाव से जब भाषिक दृष्टि से अपने आप को जोड़ें, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय अस्मिता में एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और विशेष करके आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यदि व्यक्ति में इच्छा शक्ति नहीं है तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक हम एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं ला सकते। वो केवल रस्म अदायगी हो सकती है। आज हिंदी दिवस है, आज हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रतियोगिताएं हो रही हैं, और इस प्रकार से निबंध प्रतियोगिताएं हो रही हैं, पर क्या वो ये निबंध प्रतियोगिताएं 365 की 365 दिन हो रही है, नहीं हो रही है? इसके पीछे का उत्स क्या होना चाहिए, इसके पीछे के आधार क्या होना चाहिए? वह आधार ऊपर से नीचे को चलेगा, नीचे से ऊपर को नहीं चलेगा। ऊपर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। मुझे लगता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी हो सकती है, जिसे आज 73 वर्ष हो गए कि राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, राजभाषा है। राजभाषा भी कितनी है, ये सारा दृढ़ इच्छा शक्ति पर है। यदि ऊपर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, नीचे का आधार सुदृढ़ होगा। ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, तभी नीचे से ऊपर तक हम इसको समवेत स्वर में एक चक्कर के रूप में, भाषिक चक्कर के रूप में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर, आपने बहुत विस्तृत रूप से आप इन बातों को रख रहे हैं, और आज के इस हिंदी दिवस के मौके पर ऐसी बातें होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अमल होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या दृष्टिकोण है विचारकों का, क्या दृष्टिकोण है साहित्यकारों का, क्योंकि एक निरंतरता है। 1949 से लेकर आज तक का जो ये कालखंड है, इसमें एक निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कितनी सफलता मिल रही है, किस मुकाम तक हम पहुँच रहे हैं, ये सब अचिंतनीय है। और जहाँ तक स्वतंत्रता प्राप्ति में अगर हम हिंदी भाषा को देखें तो इसको आप किस तरह से आंकेंगे? देखिए, 1850 जी, जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति का पहली उद्घोषणा, जी, जो क्रांति चली थी देश में, तो उस समय जन जन तक राष्ट्रीय चेतना को जगाने का प्रयत्न यदि किसी भाषा ने किया तो वो हिंदी ने किया। जी, और इसके पीछे जो मूर्धन्य हमारे लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार रहे, भारतेंदु से लेकर के जयशंकर प्रसाद तक, महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत तक, और सेठ गोविंद दास जी से लेकर के स्वतंत्रता के बाद तक जो अलख जगाने का प्रयत्न किया है, कई कालखंडों में हम हिंदी साहित्य को देख सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति में जन जन में क्रांति की उद्घोषणा, जन जन में जागृति लाने, नवजागृति जिसको हम कह सकते हैं, हमें जागरण के रूप में देश को जागृति लानी है। तो जागृति लाने में यदि कोई सबसे बड़ा शस्त्र कोई है तो वो भाषा है। तो हिंदी ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और प्रदेश को, आंचल को, गांव को जोड़ने का प्रयत्न कि हमें कैसे स्वाधीनता को लाना है, उसमें हिंदी का बड़ा योगदान रहा, और विशेष करके साहित्यकारों को बड़ा योगदान रहा है। चाहे हम मैथिली शरण गुप्त को देख सकते हैं, चाहे उन्होंने तो कहा भी है कि मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ने जिस पथ जाए वीर अनेक। ऐसे शब्द तभी तो भाषा को कहा गया कि शब्द ब्रह्म होता है। जी, हिंदी ने स्वतंत्रता की उद्घोषणा में, स्वतंत्रता की इस यात्रा में, जो आज हम 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हिंदी का बड़ा अतुल्य योगदान रहा है। आज भी आप देखते हैं जितने भी कार्यक्रम आज आयोजित हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में आज अमृत महोत्सव के कार्यक्रम हो रहे हैं, हिंदी भाषा में हो रहे हैं। चाहे वो हमारे नाटक हो, चाहे वो हमारे अन्य कार्यक्रम हो, जन जन तक हमने इस यात्रा को कैसे तय किया है, आगे हम कैसे इसे तय करेंगे, इस सब के पीछे यदि हिंदी का योगदान, हम इसको नदार्द नहीं कर, इससे नगण्य नहीं कर सकते हम। हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जन जन तक इसमें क्रांति लाई है, तो वो हिंदी भाषा है। जी, एक सबसे अहम बात ये भी सामने आती है, क्योंकि जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बिंदु हैं जिस पे मूलतः हमारा राष्ट्र निर्भर करता है,
क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो युवा है वो आज उसके हाथ में सारी पकड़ है देश की, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी इसके लेके तो थोड़े से मतलब निरुत्साहित हम कह सकते हैं कि इस ओर इतना ध्यान नहीं है। तो कैसे ये जन जागरण किया जाए, कैसे युवकों को इस ओर मोड़ा जाए? साहित्य और भाषा का विद्यार्थी होने के नाते और जो हमारे विचारकों साहित्यकारों ने कहा है, अपने में लौट आओ जी। अपने में लौटने का एक ही रास्ता है, वो हमारा लोक है, हमारी अपनी भाषा है। और आज जो हमारा युवा वर्ग है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है जी। आज उसके पास स्मार्टफोन है, पुस्तकों से दूर होता जा रहा है जी। अपनी भाषा संस्कृति से दूर होता जा रहा है, अपनी पहचान को वो दूसरे के माध्यम से पाना चाहता है। उन युवाओं को मेरा यही संदेश है आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, यदि आपने अपने भारत को जानना है तो अपने भारत की बोली, अपने भारत की भाषा, उन आंचलिक भाषाओं को, उस लोक को, उस संस्कृति को जानो जो संस्कृति बड़ी सनातन है जी। उस सनातन संस्कृति में अपनत्व है, उसमें संवेदना है, उसमें अपनापन है। जो अपनापन अपनी भाषा के माध्यम से हमें मिलता है और जो भावों को व्यक्त करने का आधार अपनी भाषा से मिलता है, बिना किसी संकोच के दूसरी भाषा के माध्यम से नहीं मिल सकता। और इसीलिए मेरा कहना है कि अपने में लौट आओ। जब अपने में आप लौटेंगे तो आपको अपनी पहचान स्वयं से मिलेगी, दूसरों के माध्यम से नहीं मिलेगी। ये एक उदासीनता है, इसका कारण है कि हम दूसरे के मुख को देख करके अपनी पहचान बनाते हैं। आपको अपने मुख को अपनी दृष्टि से देखना होगा और आपकी अपनी दृष्टि आपकी अपनी भाषा है और वह भाषा आपकी हिंदी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप तो विद्यार्थियों के बीच रहे, बराबर आपने इसका अध्यापन करा, भाषा और साहित्य को पढ़ाया है, तो इस तरह की बातें आपने चर्चा जरूर अपने विद्यार्थियों से की होगी। आज के दिन की अगर हम बात करें तो उसकी प्रासंगिकता आप कैसे देखते हैं? आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस में हम चर्चा कर रहे हैं प्रासंगिक, और इसकी प्रासंगिकता तभी बहुत देर तक रहेगी जब हम हिंदीमय हो जाएंगे। आपको अंग्रेजी दा नहीं बनना पड़ेगा। हम भाषा विरोधी नहीं है। यदि विश्व की दौड़ में दौड़ना है तो हमें सब भाषाओं का सम्मान करना होगा, पर जब तक आप अपने का सम्मान स्वयं से नहीं करेंगे तो आप दूसरे की भाषा के माध्यम से अपना सम्मान आदर नहीं पा सकते। विश्व के जितने भी तकनीकी क्षेत्र में जो राष्ट्र आज शिखर तक स्पर्श किए हैं, चाहे वो जापान है, चाहे वो रशिया, चाहे चाइना है, देखिए उन्होंने कितना अपना, इवन की भारत भी, यहाँ तक कि भारत भी पीछे नहीं है। बिल्कुल। पर फिर भी उन्होंने अपनी भाषा में सब चीज़ें की है। हमें अपने पे लौटना होगा और आज की प्रासंगिकता तभी प्रासंगिक होगी जब हम हिंदीमय बनेंगे। हमें हिंदी को आदर देना होगा, हमें हिंदी में अपने विचारों को प्रकट करना होगा, हमें हिंदी के माध्यम से अपनी अस्मिता को लोगों के समक्ष रखना होगा। आज मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है जब हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं तो हिंदी में करते हैं बात, उन्हें कोई संकोच नहीं होता। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात कर रहा हूँ, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, अपनी राष्ट्रभाषा के में बात कर रहे हैं और संसार उसे सुन रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति, जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी कोई कार्य नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात अहम ये भी है कि जैसे आपने कहा कि हमें एक मुहिम शुरू करनी होगी और वो मुहिम जो है उपले स्तर से शुरू होगी, तभी एक नीचे तक जो है ये बात बन सकती है। तो उसको अगर आप इन शॉर्ट थोड़ा सा समझाएं कि कैसे ये बात बन सकती है, तो फिर इसमें और ज़्यादा बल मिलेगा। हिंदी केवल भाषा ही नहीं जी, ये हमारी भीतर का आत्म तत्व है। और जब भीतर का आत्म तत्व सुदृढ़ होगा, हम बाहर से भी सुदृढ़ होंगे, क्योंकि बाहर का रूप बदलता रहता है, स्वरूप बदलता नहीं। तो हमें हिंदी को स्वरूप में ढालना होगा। ये जो बाहर है ये सभ्यता है, भीतर धर्म है। धर्म मजहब नहीं है, धर्म होता है निष्ठा, कर्तव्यबोध। जब हम भाषा को कर्तव्य भावना से उसको स्वीकृति देंगे तभी हम भीतर से सुदृढ़ होंगे और तभी हमारे बाहर का स्वरूप सुंदर होगा। बहुत अच्छी बातें आपने आज के इस मौके पर, पावन पवित्र पुनीत अवसर है जब हिंदी दिवस पूरा राष्ट्र मना रहा है, आपसे बहुत अच्छी बातें आज राष्ट्रीय चेतना अस्मिता के रूप में हिंदी के विषय में हुई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम वागधारा में आज के विषय पर हमने बहुत अच्छे से जानकारी डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर से प्राप्त की। अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रभाषा अगर कोई हो सकती है तो वो हिंदी है, ऐसा
महात्मा गांधी ने 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में कहा था। तो इस तरह के विचारकों ने बड़ी बड़ी बातों के साथ हिंदी को बहुत श्रेष्ठता से रखा है, राजभाषा बनाया है और राष्ट्रभाषा के लिए निरंतर प्रयास किया है। ऐसे ही विषय पर हमें निरंतर जुड़ना होगा, तभी हम कामयाबी के शिखर पर होंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।